ठीक है मेरा वीडियो। हम्म। मुद्देबाज देश की बात और पंडिमान की ओर से आप तमाम भारतवासियों को प्रातः प्रणय वंदन। और इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार पुनः भारत विकास यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी शुरुआत 27 दिसंबर 2023 को हुई है और इसी के साथ पूरे विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जानी है। इसे लेकर ब्रांड एम्बेसडर्स भी बनाए जा रहे हैं और पूरे जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी के साथ अन्य जो राष्ट्रवादी चरित्र के लोग हैं वो इसमें समर्थन दे रहे हैं अपना अपना और अहम भूमिकाएं निभा रहे हैं। इसी विषय पर, विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम, इस विषय पर छोटी सी जानकारी देने के लिए हम आपके बीच उपस्थित हैं और हमारे साथ आज जो गेस्ट के रूप में मौजूद हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको उनसे मुखातिब करवाते हैं, मुलाकात करवाते हैं और इसके बाद आज का जो विषय है उसमें विषय में प्रवेश हम लोग करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका, अमरकांत राय जी। आप जुड़े हैं हजारीबाग जिले से और बेसिकली फिलहाल बिहार की राजधानी पटना में निवास कर रहे हैं। तो एक संक्षिप्त परिचय आपका जानना चाहेंगे, इसके बाद हम विषय प्रवेश करेंगे। जी जोहार सभी दर्शकों को। मैं अमरकांत कुमार राय और मैं अभी हजारीबाग में ना होकर पटना में हूँ और आज हम राष्ट्रवादी चर्चा पे जुटे हैं। विकसित भारत, संकल्प भारत। अमरकांत जी, अगर हम लोग भारत की आजादी के समय की बात करें, मुख्य रूप से अगर देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। देश के आजाद होने के बाद लंबे समय तक एक पार्टी का वर्चस्व कायम रहा भारत पर। मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं तो यूपीए गठबंधन या यूं कहें कि कांग्रेस, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कांग्रेस से वर्चस्व में रही। इस बीच जनसंघ की स्थापना हुई, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी समेत कई दिग्गज नेता सामने आए। इसके अलावा सबसे पहले अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का प्रतिनिधित्व अगर किसी ने किया तो अटल बिहारी वाजपेयी रहे, है ना। 93 के आसपास वो पहली बार प्रधानमंत्री बने, उसके बाद फिर एक बार बने और उसके बाद 2004 तक फिर तीसरे टर्म में वो प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए। इसके बाद अगर बात करते हैं तो 10 साल, करीब 2004 से 2014 तक फिर से यूपीए गठबंधन की सरकार रही और उसके बाद फिर से 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव जब 2014 में हुआ तो एक नया चेहरा हमारे सामने उभर कर सामने आया, नरेंद्र मोदी के रूप में, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे और लोगों की टकटकी निगाहें सिर्फ एक ही ओर थी, भारत के विकास की ओर और भारत का विकास कौन करे इसकी ओर। तो विकसित भारत की संकल्पना की अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये देन है, ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन महज 10 साल अगर हम देखते हैं इस पूरे काल को, है ना, तो 1947 से 2014 के बीच की जो दूरी, जो गैप है, और इसके अलावे महज 9 साल की बात करेंगे, क्योंकि अभी 2024 आया नहीं है, 2024 कल से आने वाला है ना। और करीब 9 साल कुछ महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार ने जो किया है, हम उसकी चर्चा करने बैठे। अक्सर हम देखते हैं ना, तो बचपन से किताबों में हम लोगों को लिखने के लिए जब मिलता था कि भारत भारत पर एक निबंध लिखे, तो हम लोग देखते थे कि भारत पर जब निबंध लिखने के लिए हम लोग शुरू करते थे तो उस समय क्या होता था ना, सबसे पहला विकासशील भारत, विकासशील भारत। तो हम लोग के दिमाग में, हम लोग के जहन में यही चीजें उठती थी कि नहीं भाई, हम लोग आजाद हुए भारत को 75 साल लगभग होने को चले और इसमें भी हम लोग लिख क्या रहे हैं भाई, विकासशील भारत, विकासशील भारत। क्यों? कहीं ना कहीं हमारे जहन में आता था ना कि हम विकसित क्यों नहीं है, हमारा देश विकसित क्यों नहीं है, ये क्या कारण है। आता होगा आपके जहन में भी ऐसा, अमरकांत जी? जी
जी। और क्या आप हमारा जो सोचते हैं? भारत है, जी, बताएँ अमरकांत जी। हमारा जो भारत है वह है विविधताओं का देश है। एकता, अनेकता में एकता का देश है। हमारा जो भारत है वह किसी एक मजहब या एक धर्म के लोग यहाँ नहीं रहते। यहाँ पे बहुत सारे धर्मों को और बहुत सारी अनेक जातियों को एकजुट और एक होकर रहने का प्रावधान है। और सभी के सम, सम, क्या बोल सकते हैं, सभी के संगठन को ही भारत कहते हैं। भारत आज जिस तरह से दिख रहा है वह पहले नहीं था। भारत बहुत ही संपन्न राज्य बोल सकते हैं, बहुत संपन्न राज्य था। शुरू से ही भारत जो है वह ज्ञान का क्षेत्र रहा है। यहाँ पे गौतम बुद्ध हुए, यहाँ पे कौटिल्य हुए, और मैथमेटिक्स की बात कर ले, साइंस की बात कर ले, चरक, सुश्रुत या अन्य वैसे वैज्ञानिक जो हमारे भारत में पैदा हुए। आज तो वो विज्ञान के आधार पर उनको वैज्ञानिक बोला जाता है, लेकिन हमारे पास ज्ञान था और इसी ज्ञान के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत सबसे समृद्ध देश था पूरे विश्व में। लेकिन एक ऐसा कालखंड आया मगध राज्य के अंतर्गत नालंदा विश्वविद्यालय, जिसमें लगभग कितने हजार किताबें थी जो यह जानने के लिए पर्याप्त थी कि हमारा विश्व क्या है, हमारा भारत क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हम कैसे लोग हैं, भारत का निर्माण कैसे हुआ है। लेकिन एक ऐसा कालखंड आया जब नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया, और उस दौरान ही जो किताबें और लिखी हुई बातें, आखिर हम अपनी चीजों को कैसे सुनते हैं या कैसे जानते हैं, अपने इतिहास को कैसे दोहराते हैं, या पता चलता है हमें कि हमारा इतिहास क्या है, या तो किताबों से, या दादी दादा नाना नानी के कहानियों से। क्योंकि मम्मी पापा तो एक जनरेशन है, हमारे से पहले वाले जनरेशन, लेकिन जब तक हम 2 या 3 जनरेशन की बात नहीं करते हैं तब तक हमें इतिहास के बारे में या अपने घर के पुरखों के बारे में पता अच्छे से नहीं चल रहा है। ठीक उसी प्रकार भारत को जानने के लिए यहाँ के इतिहास को उठाना जरूरी था और यहाँ के इतिहास को जला दिया गया। यानी कि स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड बातें, चीजें, आप कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड चीजें, भारत में एक से एक अनेक विभूतियां पैदा लिए। तो आखिर नालंदा जल जाने के बाद आज भारत में जो जानकारियां सही तरीके से पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची, उसे मैनिपुलेट करके पहुंचाया गया। मैकॉले की जब शिक्षा नीति जो आई, लॉर्ड मैकॉले की जब शिक्षा नीति आई तो पूरी तरीके से शिक्षा पद्धति को बदल दिया गया। कहीं कहीं ठीक थी और कहीं कहीं किसी भी तरीके से तर्कसंगत नहीं थी। क्या भारत में पहले, इससे पहले शिक्षा पद्धति नहीं थी? किसी भी देश का या किसी भी धर्म का सर्वांगीण विकास के लिए सबसे पहली चीज होती है वहां की शिक्षा व्यवस्था। अगर शिक्षा अच्छे से हो तो वहां का विकास निश्चय ही संभव है।
भारत की आज की जो लिटरेसी रेटिंग है वह कुछ कुछ राज्यों को छोड़ के सबसे कम दर पे अगर बताया जाता है तो बिहार को बताया जाता है। ये कितना बड़ा राजनीति है इसके पीछे कि एक समय में एक राज्य जो पूरे विश्व के लोगों को बताने के लिए काफी था कि गौतम बुद्ध क्या है, मतलब ज्ञान का शुरुआत कहां से हुआ था, और आज हम आके कहां पे चले गए कि बिहार क्या है, तो सब लिटरेसी में सबसे नीचे, जबकि आज भी भारत में सबसे ज्यादा शैक्षणिक बोले या प्रशासनिक बोले ऊंचे पद पे आज भी बिहार के अधिकारी हैं, और पूरे देश में सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस देने वाले बिहार राज्य हैं। तो आखिर कैसे निकलते हैं? यहाँ की मिट्टी में कुछ तो ऐसा है, लेकिन लोगों ने या जो लोग यहाँ पे राज करना चाहते थे, भारत में जो आए थे, उन्होंने भारत की संस्कृति को ही दबाना चाहा कि अगर इसकी संस्कृति, यहाँ की किताबें अगर ये लोग पढ़ जाएंगे तो हम लोग दबे रह जाएंगे। इसलिए उन्होंने सबसे पहला अटैक हमारे इतिहास पे किया, हमारी किताबों को जला दिया, जिसके कारण आज हमारा बिहार राज्य, झारखंड, अभी तो झारखंड अलग हुआ 2000 में, आज तो 23 साल 24 साल होने को है, लेकिन 5000 साल पहले भी ये बिहार और मगध राज्य जब हुआ करती थी, उस समय की बात हम कर रहे हैं। तो विकसित भारत की ओर अब हम बढ़ रहे हैं। अमरकांत जी, जनसंघ के स्थापना काल की अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो शायद दीनदयाल उपाध्याय हुआ करते थे उस समय, और उस समय एक संकल्पना उनकी रही जनसंघ के स्थापना काल में, और एक ऐसा कहे कि एक शब्द आया लोगों की जुबान पे, अंत्योदय। अंत्योदय का तात्पर्य अंतिम व्यक्ति के उदय से था, है ना। और खासकर इसकी संकल्पना या अवधारणा इसलिए ली गई क्योंकि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं 3 होती हैं: रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। और रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 ऐसे तत्व हैं जो मनुष्य के जीवन के सफलतापूर्वक संचालन के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन ये तीनों रहते हैं तभी उनका सम्मान भी हो पाता है हमारे भारत में, ऐसा माना जाता है। तो लोगों को सम्मान दिलाने के लिए सरकार ने क्या कुछ कारगर कदम उठाए, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी हाँ, आज हमारा भारत विकासशील भारत कहा जाता है जी। 2014 से लेकर 2024 तक की जो बात है, 23 तक की बात है, इससे पहले की जो बात थी 10 साल जो आपने बताई कि यूपीए की सरकार थी, उस दौरान भी कुछ अच्छे कार्य किए गए। मनमोहन जी की सरकार में बहुत अच्छे कुछ कार्य ऐसे हुए हैं। जब भारत में मात्र 15 दिन का पैसा बचा, उस समय वो एक ऐसे इकोनॉमी को, भारत की इकोनॉमी को, जो बातें अच्छी होती है उसे कहने में हमें कोई हर्ज नहीं। तो हमारे वैसे प्रधानमंत्री सबसे पढ़े लिखे और एक इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री थे, तो उन्होंने 15 दिन का पैसा बचे हुए के बावजूद भी भारत को दूसरे स्थान पे लाके खड़ा कर दिया था, और आगे आने वाला कब यह भारत फिर से उन स्थानों को पा पाएगा यह तो कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, जिस तरह से 2014 से 2023 तक की जो सफर हमारी रही है, हमारा भारत जो है सुरक्षा के मामले में, अपनी सीमाओं के बारे में, अपने हर एक लोग नागरिक जो अंत्योदय की बात आपने की, मतलब कि घर गांव में बैठा हर एक वो इंसान जिसे लोग
जानते तक नहीं है, उनका नाम निशान नहीं है हमारे भारत के कागजों में या प्रमाणों में। तो एक ऐसा नियम बन गया, या बोल सकते हैं कि आधार कार्ड जो बनाने का प्रावधान चला और जोड़ने का जो बात चला, इससे जोड़ने का जो बात चला के लिए जोड़ा गया था, बात के लिए जोड़ा गया था, जब तक कि जब एक इंसान का डेटा हमारे पास नहीं हो, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे भारत में कितने लोग निवास कर रहे हैं। दूसरी बात जन धन योजना के तहत बैंक खाते खुलवाए गए। इसलिए खुलवाए गए ताकि लोग आज नहीं बैंक में पैसे रख रहे हैं या उनके पास रखने के लिए पैसे नहीं, लेकिन जब हमारी सरकार यानी कि मोदी सरकार जो बातें कह रही है, मोदी सरकार जब इन्हीं बातों को लेकर आगे अपनी योजनाओं को लेकर जब धरातल पर आएंगी और वो पैसे भेजेंगे, तो कल उनसे फिर वही बातें नहीं आए कि सरकार से पैसे चलते हैं लेकिन हमारे पास पहुंचने में कुछ पैसे पहुंचते हैं हमारे पास। इसीलिए उन बैंक खातों का बैंक खाते खुलवाए गए फ्री में, और लगभग, ये तो डेटा है पता नहीं, लेकिन लगभग 50 करोड़ जन धन योजना के खाते खुलवाए गए पूरे देश में। तो कहीं न कहीं यह एक विकसित भारत बनने की ओर एक राह है, एक पहल है। आधार कार्ड का बनना सभी मूलभूत सुविधाओं को धीरे धीरे मोदी सरकार ने जिस तरह से अपने कार्यों का निष्पादन दिन प्रतिदिन बढ़ाया है, वह अच्छे से ठीक ढंग से हो रही है। इसका अर्थ है कि आगे आने वाले जो उन्होंने बोला है, मोदी सरकार ने बोला है, मोदी जी ने बोला है कि 2047 यानी कि विकसित भारत संकल्प यात्रा 2047 तक भारत को हम का मतलब उनका जो था कहने का, यानी कि मैं सिर्फ नहीं कह सकता हूं, इसके लिए सभी नागरिकों को, हमारे यहाँ के वासिंदों को एकजुट होना होगा। हम मिलकर भारत को 2047 तक विकसित भारत का रूप देंगे। इसके अगर हम बात करते हैं ना, तो अक्सर विकास की जब बात करते हैं तो एक विकास पथ बनानी होती है। विकास पथ की जब हम बात करेंगे तो कनेक्टिविटी टू विलेजेस, ये कनेक्टिविटी फ्रॉम विलेजेस टू टाउन और सिटीज, इसकी अवधारणा की जरूरत पड़ती है ताकि ग्रामीण जो सड़कें हैं वो शहर तक पहुंच पाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो टिकी है वो गांवों पर टिकी है, लेकिन उन उत्पादों को पहुंचाने के लिए और मार्केट या बाजार उपलब्ध कराने के लिए हमारे पास शहर है जहाँ पे सामान हमारे बिक पाते हैं। तो अगर खास बात इसमें यह है कि सड़क निर्माण की या पथ निर्माण की अगर हम बात करें तो इसको आप किस रूप में देखेंगे? आज मैं अपनी एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू में बता रहा हूं। भारत में आज जिस तरह से सड़कों का जाल बिछा है वह अद्वितीय है। गांव तक पक्की सड़कें और बिजली, पानी, क्या काम किए हैं। अगर लोग डेटा पे काम करते हैं या लोग घरों पे काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, या कहते हैं कि हाँ कहाँ पे है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है, तो हम आपको बताते हैं कि हमारा डेटा कैसे हमने कलेक्ट किया है। मैं एक कलाकार हूं, और या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उन सभी की योजनाओं को लेकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम गांव तक जाते हैं। और जब आप गांव की ओर जाते हैं तब आपको पता चलता है कि उन गांवों में किन चीजों की कमी है, वहां की
मतलब किन बातों को लेकर जन भावना में आक्रोश है, क्या चीजें नहीं मिल रही है, सरकारी योजनाओं का लाभ ठीक से मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। अगर आप इन सभी चीजों को लेकर जाते हैं गांव में, तब आपको सही डाटा पता चलता है। तो हम कह सकते हैं कि 2014 में भी हमने मोदी जी का जब कैंपेन हुआ था तो हमने किया था, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम गए थे गांव गांव, नुक्कड़ जाकर और बताए थे सभी चौक चौराहों पूरे झारखंड में, मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा, मैं अपने झारखंड की बात कर रहा हूँ। और साथ ही साथ 2019 में भी हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सरकार की भावी योजनाएं और धरातल पर जो योजनाएं आ चुकी थी उनके बारे में लोगों को बताया। और आज हम देख रहे हैं कि 2023 में पहुंच चुके हैं। फिर से केंद्र सरकार जो है वो अपने तीसरी चुनाव की ओर बढ़ रही है। तो 2014 में पहली बार तो भाजपा की सरकार और मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दिया गया। 2019 में कुछ तो काम हुआ या यहाँ के जनता को भरोसा हुआ कि मोदी जी कुछ काम कर सकते हैं या अगर समय दिया जाए तो जरूर ही काम करेंगे। अब आ गए 2023, तो मैं आज कह सकता हूं कि सच में मोदी जी ने कुछ काम किया है देश के अंदर, जिसमें हमें केंद्र में एक ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे भारत को विकसित भारत की ओर ले जाए। और साथ ही साथ हमारा भारत जो है वह बदलता हुआ भारत तो जरूर है, लेकिन अपनी संस्कृति की ओर लौटता हुआ भारत है। भारत एक ऐसा नाम है जो एक इंसान है। भारत एक इंसान है, उसकी भी कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं, उनकी भी कुछ जरूरतें हैं। यहाँ का जो क्षेत्रफल है वह तो बड़ा और भर नहीं सकता है, लेकिन कुछ सीमा जो हमारी है, जो हमारी कुछ जमीनें हैं, कुछ पाकिस्तान के पास है अधिकृत, कुछ चाइना के पास है। तो धीरे धीरे हम उनको भी अपने पास लौटाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी हमारी सरकार है जो उनको भी लौटाने का प्रयास कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि आज हमारा जो भारत है वह बढ़ता हुआ भारत है। डंके की चोट पर किसी को जवाब देने की ताकत भारत के अंदर है। आज हमारा झंडा आप देख लीजिए ना कि अभी जो लड़ाइयां चल रही है देश विदेश या कहीं भी, एक भारत का झंडा लेकर विदेशी समर्थक अपनी जान बचाने के लिए और पार कर रहा है किसी ऐसे जगह पे जहां पे हमला हो रहा है, लेकिन भारतीय झंडे पे कोई हमला नहीं कर सकता है। इसका यह प्रमाण है कि भारत आज मजबूत स्थिति में हो चुका है। और भारत को अंदर से मजबूत होने के लिए यहाँ के लोगों को भरोसा होना होगा। जनसंख्या नियंत्रण किसी भी देश के विकास में वहां की जनसंख्या सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जनसंख्या जब तक नियंत्रण में नहीं रहेगा, एक परिवार की बात करते हैं, अगर एक परिवार में दो भाई हैं, दो भाई के 10-10 बच्चे हो जाए और कमाने वाले एक, तो जमीनें तो उतनी है जितना दादा छोड़ के गए, लेकिन उनको रहने के लिए कितनी जमीनें रहेंगी? अब 10-10 बच्चे होंगे, उसी में डिवाइड हो जाएगा। फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनमें डिवाइड होगा।
तो हम कब तक देखते हैं कि हमारा भारत जो है वह एक सर्वांगीण विकास के साथ विकसित भारत कहलाएगा। सर्वांगीण विकास अर्थात कि हमारा शिक्षा के क्षेत्र में भी एक अच्छा काम हो, जनसंख्या नियंत्रण के भी क्षेत्र में हो, सुरक्षा के मामले में भी हो, उत्पादक जो हमारा जो है प्रोडक्शन के मामले में भी हो। हमारा जो कृषि प्रधान देश हमारा देश है, लेकिन यहाँ फैक्ट्री होंगी, लेकिन उससे निकलने वाले जो डस्ट है या पॉल्यूशन है उनसे भी जी उसका भी निराकरण जरूरी है। हालांकि आपको बताना चाहूंगा कि भारत के विकास में संयुक्त राज्य का भी अहम योगदान रहा है। और खासकर अगर वर्ष 2015 की हम लोग बात करें तो वर्ष 2015 की ओर अगर हम चलते हैं तो वहां पे देखते हैं कि कुल जो है 17 सस्टेनेबल गोल्स लिए गए थे यूनाइटेड नेशंस की ओर से, और जिस पर भारत ऑलरेडी काम कर रहा है। और 2030 तक की अवधारणा है विश्व में कि इसको अचीव कर लिया जाए, जिसमें मुख्य रूप से नो पॉवर्टी, गरीबी रेखा को हटाना है ना, जीरो हंगर मतलब कोई भी भूखा न रहे, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग है ना, सभी लोग स्वस्थ रहे, क्वालिटी एजुकेशन, मूल्यपरक शिक्षा व्यवस्था, जेंडर इक्वालिटी है ना, महिला और पुरुष की भागीदारी और समानता, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, तरह से लोगों तक स्वच्छता पहुंचे और साफ पानी, पीने योग्य पानी पहुंचे, इस पर काम। इसके अलावा कई तरह के सस्टेनेबल गोल सतत विकास के लिए बनाए गए हैं संयुक्त राज्य के माध्यम से, जिस पर भारत भी काम कर रहा है। तो इन तमाम चीजों के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात कि विकसित भारत संकल्प यात्रा, इस बात पे चर्चा हम कर रहे हैं। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य ही है कि सरकार उस अंतिम इंसान तक पहुंचे जिन तक सरकारी योजनाओं का कोई नामो निशान नहीं हो या वो लाभ ना ले रहे हो। और मोदी जी ने अपनी भाषण और अपने भाषण के दौरान वे 25 जनवरी 2024 को 25 जनवरी 2024 को हर एक इंसान तक अपनी योजनाओं का लाभ के बारे में उन तक लाभ पहुंचाने का उनका जो संकल्प है उस पर कार्य कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री जो कभी हमारे बीच हम सिर्फ नाम सुनते थे, लेकिन आज एक ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले हैं या हमारी जनता ने ऐसा भरोसा किया है जो जन जन तक पहुंच रहे हैं। उनकी आवाज एक बच्चे तक उनका नाम उनको पता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब किसी में कुछ बात होती है तभी उसकी बात होती है, गलत या सही। तो कुछ तो बात है। आज हमारे भारत में आपने जो प्रश्न किया कि जेंडर इक्विटी की भी बात यहाँ पे आती है जी, पुरुष और महिला दोनों का अनुपात बैलेंस करना होगा। उसके लिए भी जनसंख्या नियंत्रण का काम है ये। और जनसंख्या नियंत्रण का जब तक भारत में कोई रूल नहीं आ जाता है तब तक मुझे नहीं लगता है कि भारत में तरह से अनुपातिक तौर पे हम महिला और पुरुष को बराबर कर सकते हैं। इसमें एक बात आती है अमरकांत जी, हमारे झारखंड में उनको प्रेफरेंस भी दिया गया। आज के डेट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें स्थान दिया है समाज में। और मुख्य रूप से
करते आए हैं, नहीं मुख्य रूप से हम लोग जो अभी बात करते आए हैं, मुख्य रूप से 2 जेंडर्स की बात होती आई है, या फिर फॉर्म्स में भी अगर हम लोग बात करें, तो उसमें मेल और फीमेल की ही कैटेगरीज़ नज़र आती है। लेकिन इसके अलावे अगर भारत का 28वां राज्य है झारखंड, और यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की बात आई और विशेषाधिकार की बात आई, तो ऐसी स्थिति में ट्रांसजेंडर को भी स्थान दिया गया है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो भी एक इंसान की उत्पत्ति है, और अगर वो भारत में पैदा लिए तो वो भारत के नागरिक है, और अगर किसी भी देश में वो पैदा लिए तो वो वहां के नागरिक है, और हमारी तरह है। सिर्फ अगर उनमें अगर हमें कुछ अलग करता है तो वो तो प्रकृति करता है, वो तो ऊपर वाला जो उनको बनाने वाला है वो कर रहा है। लेकिन आप तो सरकार है, या आपको तो सिर्फ पद पे रखा गया है, तो आपका तो नियम ही होना चाहिए कि आप, क्योंकि आपको वोट के समय तो उनका भी वोट चाहिए जी। तो फिर आप विकास के समय उनको कैसे भूल जाते हैं? तभी सरकारी योजनाओं के समय उनकी जो योजनाएं होंगी वो भी तो हमारा हिस्सा है, समाज का हिस्सा है। हमारे जी अमरकांत जी, यहाँ पे छोटी सी जानकारी है, जहाँ तक आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड की अगर बात हो रही है, तो हम लोग अगर याद करें तो इससे पहले हम लोगों ने किसी ट्रांसजेंडर को किसी भी बूथ पर वोट देते नहीं देखा। इसका मतलब ये हो सकता है कि इसके पहले वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड उनका नहीं बनता हो, लेकिन झारखंड की सरकार ने ये शायद पहली बार किया कि ट्रांसजेंडर्स का भी आधार कार्ड बने, वोटर कार्ड बने, और जो योजनाओं का लाभ है, जो अन्य श्रेणियों को मिलती है, उनका भी लाभ देने का इन्होंने सोचा है। तो ये कैसा मतलब एक राय है, और क्या ये कारगर कदम साबित हो तमाम भारतवासियों के लिए? ये तमाम भारतवासियों के लिए एक उदाहरण पेश कर रहे हैं हमारी झारखंड सरकार ने। इस तरह की जो बातें की है, यह उदाहरण है कि वो भी तो हमारा हिस्सा है, हम उन्हें समाज से कैसे अलग कर सकते हैं। आज फिल्मों के माध्यम से हम सिर्फ यह वर्षों से देखते आ रहे हैं कि हमारे बीच में वैसे लोग हैं, लेकिन उन्हें सामाजिक तौर तरीके से अलग कर दिया जाता है। क्यों? शारीरिक संरचना में उनके पास ऐसा क्या अलग है? उनके पास भी दो हाथ है, दो पैर है, आंख है, नाक है, मुंह कान है, लेकिन इंसान को जब भगवान ने बनाया तो हम क्यों बांट रहे? इसी थर्ड जेंडर के ऊपर हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छी सामाजिक फिल्म बनाई, शॉर्ट फिल्म बनाई, फीमेल सेव द चाइल्ड लाइफ। मतलब कि एक बच्चे को बचाने के लिए, एक बच्चे को नजर ना लगे, इसके लिए हम उसी समाज के पास जाते हैं, या वह समाज हमारे पास, हमारे घरों में आते हैं, कुछ गान बजान करते हैं, नजर उतारते हैं, और अपना बोलते हैं कि उनका जो आशीर्वाद होता है वह हम जैसे इंसान पे बहुत ही कारगर होता है। भगवान का भेजा हुआ एक ऐसा रूप है जिसको बोलते हैं कि अर्धनारी है, नारीश्वर, अर्धनारीश्वर। हम शिव को मानते हैं ना, अर्धनारीश्वर। तो साक्षात रूप में जब हमारे पास अर्धनारीश्वर है तो हम क्यों नहीं मानते भाई? तो इसके लिए भी हमें आगे आना होगा, हमें समझना होगा, और हम जैसे युवाओं को, आगे आने वाले पीढ़ी जो हमारे हैं, इन सभी बातों पर गहन चर्चा होनी चाहिए कि जो थर्ड जेंडर है या हमारे समाज में कभी ऐसे बच्चे हो, तभी आने वाले समय में हमारे आस पड़ोस के अगर ऐसे बच्चे हो तो हम माने कि वो शिव का रूप है, अर्धनारीश्वर है, उसके अंदर आधा पुरुष और आधा नारी है। हम क्यों उसको समाज से एकदम अलग डिफरेंट समझ लें, उनको तुच्छ भावना से देखें? नहीं, कभी नहीं। तो झारखंड सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस तरह की
अक्सर जब हम जाते हैं, बस स्टैंड्स पे जाते हैं, ठीक है, पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाते हैं या फिर रेलवे स्टेशंस पे जाते हैं ना, तो देख के थोड़ा-सा अजीब लगता है कि नहीं हमारे बीच से निकले हुए लोग जो ट्रांसजेंडर्स हैं, वो चंद पैसों के लिए ताली बजाते नज़र आते हैं या अन्य गतिविधियाँ करते नज़र आते हैं। तो क्या उन्हें इसका अधिकार नहीं है कि नहीं, उन्हें भी स्थान मिले, वो भी प्रशासनिक पदाधिकारी बने, वो भी काम करें देश हित में, उनके पास भी सोचने की क्षमता है, तो फिर ऐसा उनके साथ अलगाववाद होना सही लगता है आपको? और इसके लिए केंद्र सरकार को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? जी, बहुत अच्छी आपने बात रखी है। शायद कहाँ से बात निकली और कहाँ तक पहुँची, इसका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको। भारत सरकार को ही सोचनी चाहिए, क्योंकि जब आप कहते हैं कि आज से नोटबंदी बंद, आज से पुराने नोट बंद, तो पूरे भारत वाले मान लेते हैं। तो जिस दिन आप यह कहते कि ट्रांसजेंडर के साथ अगर आज के बाद किसी तरह से उनका दोहन होगा, शारीरिक शोषण होगा, भेदभाव होगा, और अगर यह किसी तरीके से केस बाहर आता है, समाज में उनको भी एक मेल और फीमेल की तरह हर सुख सुविधाएं हर जगह पे, या वो बस स्टैंड हो या रेलवे की टिकट का हो, हर जगह पे उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, उनको भी सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमारे लिए तो वो भी है। तो केंद्र सरकार को इस पे बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने कि केंद्र सरकार को एक ऐसी बात भी रखनी चाहिए जिसमें जो हमारे ट्रांसजेंडर भाई लोग हैं, या बोल सकते हैं कि बहन लोग हैं, दीदी लोग हैं, उनके लिए नियमावली बनानी चाहिए, कानून बनाने चाहिए। कुछ नियम और कानून बनाने चाहिए, ताकि उनके साथ किसी तरीके से जो है उनका शोषण ना हो, भेदभाव ना हो, और उनको भी एक गौरव प्राप्त हो कि हम भी भारत के वासी हैं। उनको है, लेकिन कभी कभी वे अंतर्द्वंद में फंस जाते हैं और बहुत पीड़ा होती है इन सब चीजों को देखकर। जब देखते हैं तभी सोशल मीडिया में ये चीजें वायरल होती है कि कहीं पे उनको मारा गया है, पीटा गया है, उनके घर वाले या अन्य जगहों पे उनको भगाया गया है, या उनको घुसने नहीं दिया है, या मंदिरों में या मस्जिदों में या किसी धार्मिक स्थानों में, तो बहुत पीड़ा होती है अंदर से, क्योंकि हम भी सामाजिक प्राणी और समाज का अर्थ है कि वे समाज एक इंसान से नहीं बनता या एक धर्म से नहीं बनता। समाज का मतलब ही है समरूप। चलिए, अब हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं अमरकांत जी, अब हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और आपको बताना चाहेंगे या फिर तमाम देशवासियों को बताना चाहेंगे कि सरकार किस तरह से विकास की योजनाएं बनाती है और किस तरह से अंतिम व्यक्ति का उदय करती है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि दीनदयाल उपाध्याय या पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय की अवधारणा रखी, और अंत्योदय का सीधा सा अर्थ है समाज का अंतिम व्यक्ति जो अंतिम हाशिए पर है, उसका उदय कैसे? सर्वांगीण विकास। सबसे पहले रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, इन तमाम चीजें, और इसके बाद तमाम अन्य चीजें आती हैं। उसमें बिजली की सुविधा आ गई, सड़क की सुविधा आ गई, अर्थव्यवस्था आ गई, ये तमाम चीजें। तो किस तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनका होगा, सतत संपोषणीय विकास होगा, इसकी ओर भारत सरकार के कदम आगे बढ़ते चले गए। 75 साल के इस भारत में, मतलब आजादी के बाद जो 75 साल का यह भारत है, इसको अगर आप देखेंगे तो विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम की ओर हम देखते हैं। कुल केंद्रीय मंत्रालयों की बात करें तो 53 केंद्रीय मंत्रालय हैं। इसके अलावे धरातल पर चीजों को उतारने के लिए राज्यों में भी मंत्रालयों की स्थापना की गई। इसके अलावे हम राज्य से
डिस्ट्रिक्ट की ओर, जिले की ओर आते हैं, तो जिलों में हम देखेंगे कि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में इन्हें बांटा गया ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग नीतियां बनाई जा सके और विकास की जा सके। इसके अलावा जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में विकास की गाथा अलग तरीके से रखी जा सके और इन तमाम चीजों को लेकर जो जनसंख्या है, जनसंख्या मैक्सिमम लोगों को और मैक्सिमम जनसंख्या को कैसे लाभ मिल पाए, इस ओर बढ़ते चले हैं। इसी के तहत आज हम देख रहे हैं कि परमाणु ऊर्जा की बात करें या रक्षा व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा की बात करें या फिर अन्य देशों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की बात कहें, तो इन तमाम जगहों पर भारत खरा उतरा है। यहाँ तक कि अगर दो देशों के बीच युद्ध की स्थिति भी आती है, तो कई जगहों पर ऐसा देखा जा रहा है कि जहां पर तिरंगा झंडा या फिर भारत का तिरंगा लहराता दिखता है, तो वहां से हमारे भारतीय सुरक्षित अपने देश में आते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो भारत को अन्य राष्ट्रों से, अन्य देशों से अलग बनाती है और जो विकासशील भारत था, जो विकासशील भारत था वर्तमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, वो भारत विकसित भारत की ओर कदम आगे बढ़ाते चल रहा है। इतना ही नहीं, हम देख रहे हैं कोरोना त्रासदी को बीते 2 साल में, बीते 2 साल में आई कोरोना की, उसमें कई लोगों ने या कई परिवार की आंखों से आंसू गिरते नजर आए, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोरोना महामारी ने उनके किसी परिजन को अपनी चपेट में ले लिया। हर तरफ दर्द, कराह, चित्कार और आंसू हमें नजर आते थे। यहाँ तक कि हमें भी डर सताता था कि कहीं मैं भी इससे ग्रस्त न हो जाऊं और कहीं मैं भी इस दुनिया को छोड़ न दूं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच भारत त्रस्त रहा, भारत सरकार त्रस्त रही और जो वैक्सीनेशन कैंपेन चला, एक साथ करोड़ों लोगों को वैक्सीनेशन किया गया और उनके अंदर का ये डर भगाया गया कि नहीं, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि लड़ने की जरूरत है। और आज हम इस स्थिति में हैं कि अन्य देशों से अव्वल स्थिति में है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना बात करें। हाँ, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें काम करने की जरूरत है, तो सिर्फ ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती कि सिर्फ वही काम करे, बल्कि हम तमाम नागरिकों की भी जिम्मेवारी बनती है। जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, रक्तदान के लिए हम लोग आगे बढ़कर आते हैं, तो क्या सरकार में ऐसे लोग हैं कि हर दिन अपने शरीर से 6 लीटर कोई ब्लड दे सकता है? शायद नहीं। तो इसके लिए हम समाज के लोगों को आगे आने की जरूरत है। स्वास्थ्य सेवा में क्या कुछ कमियां हैं और कैसे उनकी हम लोग भरपाई कर सकते हैं, सिर्फ ये सरकार की ही बात नहीं है, हम लोग भी अपनी ओर से एफर्ट लगाएंगे, तब जाकर एक अच्छे जिले का निर्माण कर पाएंगे, जिले से राज्य का निर्माण होगा, राज्य से भारतवर्ष का निर्माण होगा और ये भारतवर्ष फिर से उसी पदवी को हासिल कर पाएगा जिस पदवी को हम लोग क्या कहते हैं, अंग्रेज को भगाने के पहले थे। इसका मतलब है कि फिर से हम लोग विश्व गुरु बन पाएंगे और विकासशील भारत से विकसित भारत कहलाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद अमरकांत जी, आपको अमूल्य समय देने के लिए और शुक्रिया। आप तमाम धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहते हैं, जुड़े रहते हैं और भारत की बात बताता हूँ, भारत की बात बताता हूँ और भारत की बात बताता रहूंगा। इसी के साथ शुक्रिया आपको। धन्यवाद।